नमस्कार साथियों। राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे और राजस्थान के इतिहास में हम हमारे राजपूताना के जो प्राचीन राजपूत राजवंश है और उनमें जो अग्निकुल से उत्पन्न सबसे प्राचीन और सबसे अधिक प्रसिद्ध जो राजवंश है गुर्जर प्रतिहार राजवंश, उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। और गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में हमने कई सारी बातें पढ़ी है कि गुर्जर प्रतिहार शब्द कैसे बना, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस वंश के शासक अपने आप को या स्वयं को किस प्रकार से देवीय वंशों से जोड़ते हैं, उनकी ऐतिहासिकता क्या रही है, उनकी हमने चर्चा की है। इसके बाद में हमने देखा था कि जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश है इसकी कई सारी शाखाएं हैं और राजपूताना के संदर्भ में हम दो शाखाओं का बड़ा जिक्र करते हैं। एक तो इनकी सबसे प्राचीन शाखा मंडोर शाखा, फिर इनकी सबसे प्रसिद्ध शाखा जो थी और लोकप्रिय शाखा थी और अक्सर सवाल परीक्षा में उनसे पूछे जा रहे हैं, पूछे भी जाएंगे आगे भी, जो भीनमाल शाखा है उनके बारे में बात कर रहे थे। और इनमें से हमने मंडोर शाखा के जो शासक हैं, जितने भी शासक हैं, उनको हमने रजल से पढ़ना शुरू किया था और अंत में हमने देखा था कि इंदा प्रतिहार के वंशजों ने कैसे 1395 अर्थात 14वीं शताब्दी के अंत में जो राठौड़ चूड़ा है उसको दहेज में दे दिया था मंडोर। और उसके बाद में मंडोर या गुर्जरत्रा के जो आसपास का क्षेत्र है उस पर गुर्जर प्रतिहारों का शासन समाप्त हुआ और वहां पर आपके फिर जो राठौड़ वंश है उसकी आपकी जो प्रक्रिया है, उसका जो राजनीतिक प्रभुत्व है, राजनीतिक विस्तार है, उसका आपकी शुरुआत हुई। तो जो आज की हमारी क्लास है उस क्लास में हम जो ये गुर्जर प्रतिहार वंश है उनकी जो जालौर शाखा है, आप जालौर शाखा बोल दीजिए या फिर आपके भीनमाल शाखा बोल दीजिए, इसको देखेंगे कि किस प्रकार से इस शाखा का उद्भव हुआ और कैसे इस शाखा के जो संस्थापक है उन्होंने नागभट्ट प्रथम कैसे अपने आसपास शत्रु जीता है, किस प्रकार से उन्होंने चावड़ों को परास्त किया है, कैसे उन्होंने राष्ट्रकूट संघर्ष किया है और किस प्रकार से उन्होंने जो अरब क्षेत्र से सिंध क्षेत्र से होने वाले जो आक्रमण है, विदेशी आक्रमण है, उसकी उत्तरी पश्चिमी जो राजस्थान है या जो भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो उन क्षेत्रों की सुरक्षा की है। तो ये वंश कैसे आपके आगे बढ़ा उसकी बातचीत करते हैं। लेकिन विद्यार्थियों, यहाँ भीनमाल शाखा की बातचीत करने से पहले मोटे मोटे रूप से हमारे सामने 3 प्रश्न उपस्थित होते हैं। जब हम गाइडों की ओर जाते हैं तो हम इन प्रश्नों को छोड़ देते हैं और हम सीधा ही नागभट्ट प्रथम की ओर चले जाते हैं। लेकिन जब मान लीजिए आप कई बार आरएस वेंस आपने क्लियर कर लिया हो, इंटरव्यू के लिए बैठे हो और एक सामान्य सवाल पूछ लिया कि मंडोर शाखा के जो गुर्जर प्रतिहार है और जो भीनमाल शाखा के गुर्जर प्रतिहार है उनमें क्या संबंध रहा है, क्या भीनमाल शाखा के गुर्जर प्रतिहार मंडोर शाखा से निकले हैं, तो फिर निकले हैं तो फिर वो भीनमाल की तरफ कैसे बढ़े और भीनमाल से फिर वो आपके अवंती, उज्जैन और कन्नौज किस प्रकार से बढ़े। अगर ऐसा कोई आपसे एक सवाल पूछ लिया जाए तो वहां आप अटक जाओगे, क्योंकि आपने तो भीनमाल शाखा को नागभट्ट प्रथम से पढ़ना शुरू किया है और आप पढ़ते हो कि नागभट्ट प्रथम से ही इस शाखा की वंशावली शुरू होती है, इन्होंने इस शाखा की आपकी स्थापना की थी। खूब बातें पढ़ते हो आप वन लाइनर के तौर पर। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि नागभट्ट प्रथम से पढ़ने से पहले भी कई सारी ऐसी बातें हैं, कई सारे ऐसे तथ्य हैं जिनको हमें स्वीकार करना चाहिए, जिनके बारे में पता होना चाहिए, ताकि जो हमारा अध्ययन है वो गहन हो सके और पढ़ने का जो तरीका है वो रटना नहीं, विश्लेषणात्मक आधार पर होना चाहिए। तो सबसे पहले विद्यार्थी हम देखेंगे कि ये जालौर शाखा है उसका एक प्रकार हम देखेंगे उद्भव कैसे हुआ। फिर हम देखेंगे विद्यार्थियों के भाई जैसे मान लीजिए आपके मंडोर में थे प्रारंभ में, तो फिर भीनमाल कैसे पहुंचे, ये बात देख लेंगे। और फिर हम देखेंगे जो उज्जैन या अवंती का क्षेत्र है और उससे फिर जो कन्नौज का क्षेत्र है वहां तक किस प्रकार से विस्तारित हुए, इन 3 बातों को देख लेंगे तो हम मोटे मोटे रूप से जालौर शाखा के जो गुर्जर प्रतिहार है और जो मंडोर शाखा गुर्जर प्रतिहार है उनको हम संबंधित कर पाएंगे, एक दूसरे को कनेक्ट करके हम पढ़ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विद्यार्थियों इनका उद्भव की। अधिकांश जो आपके इतिहासकार है, विद्वान है, इस बात पर एकमत है और इस बात से सहमत भी है कि जो भीनमाल शाखा के आपके गुर्जर प्रतिहार है उनका उद्भव आपके मंडोर शाखा से हुआ है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि भीनमाल शाखा के जो आपके संस्थापक है उनके पूर्वजों का संबंध निश्चित रूप से आपके विद्यार्थियों मंडोर शाखा से रहा है और मंडोर शाखा से ही निकलकर उन्होंने भीनमाल क्षेत्र को जीता है और भीनमाल से फिर वो आगे बढ़े। चलिए, हमने कह तो दिया कि ये मंडोर शाखा से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारी इस बात की पुष्टि करने के लिए, हमारी इस बात को एक प्रकार से सहमति प्रदान करने के लिए हमारे पास कुछ साक्ष्य होने चाहिए, चाहे वो अभिलेखीय साक्ष्य हो, चाहे फिर वो साहित्यिक साक्ष्य हो। कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए जिनको हम आधार बना कर ये बात अच्छी तरीके से कह सके कि भाई जो भीनमाल शाखा के जो आपके गुर्जर प्रतिहार है मंडोर शाखा के गुर्जर प्रतिहारों से जुड़े हुए थे, उन्हीं की एक प्रकार से वंशावली से जुड़े हुए थे। तो हमारे पास क्या प्रमाण है और उस प्रमाणों को देखने के लिए हमें कुछ बातों को आपकी सहायता लेनी पड़ेगी। जैसे
आपने देखा होगा विद्यार्थियों, जो गुर्जर प्रतिहारों के विशेष तौर से मंडोर जो आपके शाखा गुर्जर प्रतिहार है, उनके आदि पुरुष अगर मूल पुरुष की बात करेंगे तो हमें हरिश्चंद्र का नाम सुनाई देता है, रोहिल्दी का नाम सुनाई देता है। और जिस प्रकार से हरिश्चंद्र और उनके आने वाले जो वंशज हैं उनके लिए उपाधियों को इस्तेमाल किया गया है, ठीक वैसी ही उपाधि आपके जो भीनमाल शाखा के जो आपके संस्थापक है और नागभट्ट प्रथम, उनके लिए भी वैसी आपकी उपाधियों को इस्तेमाल किया गया है। जैसे इनके बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे आपके राम का प्रतिहार, जैसे आपके मेघनाथ के जो आपके मान लीजिए युद्ध है उसको रोकने वाला, नारायण का अवतार, इसी प्रकार से क्षत्रिय ब्राह्मण या फिर इंद्र के घमंड को नष्ट करने वाले, ये कुछ आपकी ऐसी उपाधियां हैं जो आपके मंडोर शाखा के शासक भी लेते हुए नजर आ जाते हैं। कहीं ना कहीं हरिश्चंद्र भी इन आपकी उपाधियों से जुड़ता हुआ नजर आता है। और ठीक ऐसी उपाधि है, बिल्कुल वही उपाधि जिसे राम के प्रतिहार की, नारायण के अवतार की, इंद्र का जो आपके घमंड है उसको नष्ट करने वाले, क्षत्रिय ब्राह्मण या फिर मेघनाद के युद्ध को रोकने वाले, ऐसी उपाधि हमें नागभट्ट प्रथम भी लेते हुए नजर आते हैं। और इन उपाधियों का जिक्र विशेष तौर से विद्यार्थियों आपके ग्वालियर प्रशस्ति में मिल जाता है, जो आपके भीनमाल शाखा के वीर भोज के द्वारा आपके उन्हीं के कालक्रम में से आपके लिखी गई थी। तो पहले तो विद्यार्थियों हमारे जो ये कहने का आधार क्या है कि भीनमाल शाखा मंडोर से निकली है, तो इसके कहने का तो पहला आधार बना है इनकी उपाधियां। और इनकी उपाधि बिल्कुल आपके सामने है, एक रूपता है। जैसी उपाधि हरिश्चंद्र की रही है या मंडोर शाखा की रही है, बिल्कुल वैसी उनसे मिलती जुलती उपाधि आपके भीनमाल शाखा के शासकों ने आपके ग्रहण की। दूसरी यहाँ पर बात आपके दो तीन आपके स्रोत करते हैं विद्यार्थियों। जैसे प्रतिहार अपने आप को रघुवंशी मानते हैं। जैसे अगर आपने मीर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति देखी होगी, उस ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर विद्यार्थियों जो भीनमाल शाखा के प्रतिहार हैं उनको रघुवंशी कहा गया है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक ऐसे ही विद्यार्थियों आपने एक नाम सुना होगा, शिखर के अंतर्गत हर्षनाथ अभिलेख, चौहान से जुड़ा हुआ है हर्षनाथ अभिलेख। और उस हर्षनाथ लेख में भी आपके जो प्रतिहार है भीनमाल शाखा के, उनको यहाँ पर रघुवंशी मान लिया गया है। ठीक ऐसे ही विद्यार्थियों गुर्जर प्रतिहारों के आपके जो दरबारी कवि थे राजशेखर ने भी इनको रघुवंशी माना है। अब आपको एक बात यहाँ ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो तीनों बातें कही गई विद्यार्थियों, ये मुख्य रूप से आपके जालोर भीनमाल के प्रतिहारों के लिए कही गई है, उनको रघुवंशी माना गया है। ठीक इसी प्रकार से मंडोर शाखा के जो शासक है गुर्जर प्रतिहार, वे भी अपने आप को रघुवंशी मानते हैं। तो एक बात और हमारे कथन को पुष्ट कर देती है कि जिस प्रकार से मंडोर के प्रतिहार अपने आप को रघुवंशी स्वीकार करते हैं, ठीक वैसे आपके जालोर भीनमाल के शासक भी अपने आप को रघुवंश स्वीकार करते हैं। और ये हम बात का हवा में नहीं कह रहे, हमारे लिए इस बात को कहने के पीछे कई हमारे पास तर्क भी है, कि आधार भी है। ग्वालियर प्रशस्ति में या फिर हर्षनाथ अभिलेख में या फिर राजशेखर के द्वारा को रघुवंशी कहा गया है। इनकी उपाधियां दोनों वंशों की मिलती जुलती है, इसलिए हम ये बात बड़े ही इत्मीनान से और आत्मविश्वास से भी कह सकते हैं कि भाई जो ये मंडोर शाखा है, मंडोर शाखा से ही बाद में विद्यार्थियों आपके ये एक प्रकार से भीनमाल शाखा के जो आपके आज गुर्जर प्रतिहार है वो आपके निकले। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि जालोर भीनमाल के शाखा के संस्थापक हैं या फिर आने वाले जिनके शासक है, कहीं ना कहीं आपके मंडोर के जो शासक है उनसे आप जुड़े हुए थे, उनके वंशों से जुड़े हुए थे। तो फिर दूसरा हमारे प्रश्न आता है कि फिर ये मंडोर से भीनमाल कैसे आए। ये भी जैसे हमने पढ़ा था आपके मंडोर के संदर्भ में कि हरिश्चंद्र के 4 पुत्र थे, भोगभट, कदक, रज्जिल और दत्त। इन्होंने चारों ने मिलकर अपने पराक्रम से एक सैनिक अभियान से मंडोर को जीता था और इस प्रकार से मंडोर पर गुर्जर प्रतिहारों को अधिकार हो गया था। ये बात हमने स्वीकार की थी, हमने पढ़ी भी थी। अब ऐसी बात हम यहाँ पर करने जा रहे हैं कि फिर ये भीनमाल कैसे आई। तो एक मोटे रूप से कि आपकी इस प्रकार की बात चलती है कि 739 ईस्वी सन के आसपास, 739 ईस्वी सन के आसपास जो आपके अरब आपके हम कह सकते आक्रमणकारी थे, जिनमें जुनैद का नाम आता है अरब आक्रमणकारियों में। जो आपके जुनैद हैं उनकी सेना ने विद्यार्थियों जो भीनमाल के आसपास का क्षेत्र उस पर हमला किया था। और उस समय जो भीनमाल पर जो आपके चावड़ वंश है उनका अधिकार था। हालांकि जो जुनैद का आक्रमण हुआ है उसकी वजह से चावड़ों के हाथों से ये आपके भीनमाल और उसके आसपास क्षेत्र गया नहीं है, लेकिन इस आक्रमण से जो चावड़ों की जो सैनिक शक्ति है वो निश्चित रूप से आपकी उसमें कमी आई है, वो दुर्बल हुआ है सैनिक दृष्टि से। जैसे जो चावड़ है सैनिक दृष्टि से दुर्बल हुए, इस चीज का फायदा आपके विद्यार्थियों नागभट्ट प्रथम ने उठाया है। और फिर नागभट्ट प्रथम ने एक अभियान के माध्यम से चावड़ों को परास्त कर दिया गया है। और परास्त करने के बाद में उन्होंने इससे चावड़ क्षेत्र के जो वंशज के लोग हैं उनका जो भीनमाल और उसके आसपास के क्षेत्र पर अधिकार था वो भीनमाल छीन लिया। और इस प्रकार भीनमाल पर विद्यार्थियों चावड़ों की जगह जिस नए वंश का आपके विस्तार होता हुआ नजर आता है वो आपके गुर्जर प्रतिहार।
तो हमारी यहाँ पर दूसरी बात भी क्लियर होगी कि आखिरकार जो हमारे ये गुर्जर प्रतिहार है वो किस प्रकार से भीनमाल के स्थापित हुए हैं, और हमने मंडोर में कैसे स्थापित हुई थी बात भी देख ली थी, और भीनमाल में चावड़ों को परास्त करके ही आपके स्थापित हुए। तो हमारे यहाँ पर 2 प्रश्न का उत्तर हमें निकल चुका है। पहला तो ये निकल गया है कि उद्भव किस प्रकार से हुआ, और फिर दूसरा हमारे प्रश्न भी यहाँ से निकल गया कि ये भीनमाल में किस तरह से पहुंचे। फिर विद्यार्थी एक और बात यहाँ पर रह गई है, एक आप जीके में 1 लाइनर रटते हो कि चाहे भीनमाल या जालोर की शाखा हो, चाहे फिर वो उज्जैन की शाखा हो, चाहे फिर वो कन्नौज की शाखा हो, इसके जो संस्थापक के रूप में जिस व्यक्ति को याद किया जाता है वह है नागभट्ट प्रथम। और भीनमाल, उज्जैन और कन्नौज के जो गुर्जर प्रतिहार है उनकी वंशावली भी जिस एक शासक से शुरू होती है वो भी आपके नागभट्ट प्रथम ही है। हालांकि बात हम जब नागभट्ट प्रथम बारे पढ़ेंगे तो उनकी डिटेल्स और बात करेंगे, लेकिन ये तो हमने रट लिया। लेकिन हमारे सामने समस्या ये आती है कि आखिरकार उज्जैन और कन्नौज पहुंचे कैसे, और उज्जैन भी इनकी राजधानी बनी थी और कन्नौज भी इनकी राजधानी बनी थी। तो इसका उत्तर हमें यहां से मिलता है, राजनीतिक विस्तार। अधिकांश इतिहासकार हैं वो इस बात पर सहमति प्रकट करते हैं कि प्राचीन काल में जो शासक होते थे वो अपने एक क्षेत्र में स्थायित्व प्राप्त करने के बाद में अपने आसपास के क्षेत्र को जीतते थे, साम्राज्य विस्तार करते थे। क्षत्रिय थे, शासक थे, तो जाहिर सी बात है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आसपास के क्षेत्र को जीतेंगे, अपने साम्राज्य को बढ़ाएंगे। तो भीनमाल में अपनी स्थिति मजबूत करने के बाद में जैसे नागभट्ट प्रथम ने उज्जैन को जीता, और नागभट्ट प्रथम के बाद में जो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक है वो त्रिपक्षीय युद्ध में शामिल हुए, और गुर्जर प्रतिहार के शासकों का राष्ट्रकूट संघर्ष हुआ, बंगाल के पाल वंशी शासकों संघर्ष हुआ, और उस संघर्ष में कहीं न कहीं उन्होंने उज्जैन को, माफ कीजिए, कन्नौज को भी जीता है। तो धीरे धीरे गुर्जर प्रतिहारों की जो शक्ति है वो भीनमाल सुदृढ़ होती गई, और भीनमाल से फिर वो आगे बढ़ते गए, और उस आगे बढ़ने की प्रक्रिया में ही उन्होंने सबसे पहले उज्जैन को जीता, और उसके बाद में त्रिपक्षीय संघर्ष में उन्होंने कन्नौज को जीता। और वो जिस स्थान पर रहते लंबे समय तक जहाँ टिकते उस स्थान को अपनी राजधानी बना लेते। जैसे हमने देखा था मंडोर में उनकी प्रारंभिक राजधानी थी, फिर बाद में मंडोर के बाद में मेड़ता भी राजधानी बनी है, और जब इन्होंने भीनमाल को जीता है तो इनकी राजधानी भीनमाल भी रही है। जब उज्जैन को जीता गया तो उनकी राजधानी उज्जैन भी रही है, और जब बाद में कन्नौज को जीता गया था तो इनकी राजधानी कन्नौज भी रही है। तो राजनीतिक विस्तार से ये फिर सैनिक विजय अभियान से, जो सैनिक अभियान है उनके माध्यम से उन्होंने आपके उज्जैन और कन्नौज को आपके हस्तगत किया है, उनको जीता है। तो ये 3 बातें जो महत्वपूर्ण थी हमारे लिए, हम इन तीनों बातों का जिक्र कर चुके हैं, और केवल जिक्र नहीं किया, हमने इस बात की पुष्टि भी की है, परमाणु के आधार पर हमने इसको देख लिया है कि कैसे भीनमाल और मंडोर के शासक एक दूसरे से अंतर संबंधित है। उसकी कुछ आपके उपाधियां हैं वो हमें इस ओर संकेत करती है कि दोनों कहीं न कहीं वंश एक दूसरे से जुड़े हुए। फिर भीनमाल कैसा है, तो वो चावड़ों से आपके भीनमाल छिना है, और वहां से इनकी शाखा आपकी भीनमाल में आई है। और फिर राजनीतिक आपकी उपलब्धियों से, राजनीतिक और सैनिक अभियानों से उन्होंने उज्जैन और कन्नौज को जीता, तो उनकी जो वंश परंपरा है आपके उज्जैन और कन्नौज तक आपके विस्तारित हो गई। इस प्रकार से जो हमारे तीनों प्रश्न हैं उन तीनों प्रश्नों का हमने डिटेल से यहाँ पर आंसर करने का प्रयास किया। अब हमने इनके उद्भव को देख लिया, भीनमाल कैसा है हमने देख लिया, उज्जैन और कन्नौज में किस प्रकार से गई भी हमने देख लिया। तो अब हमें मोटे मोटे रूप से ये चीज समझ में आ चुकी है कि जालोर या भीनमाल शाखा एक प्रकार से गुर्जर प्रतिहारों की लोकप्रिय शाखा है जो मंडोर से कहने की जुड़ी हुई है। अब जो आपके जालोर भीनमाल शाखा के जो पहले शासक है नागभट्ट प्रथम, जिनका कालक्रम मुख्य रूप से आपके 730 से लेकर 756 और कुछ किताबों में 730 से लेकर आपके 760 तक चलता है। कैसे उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया है, किस प्रकार से उन्होंने आसपास के क्षेत्र को जीता है, कैसे उनकी सैनिक उपलब्धि रही है, और उनकी वजह से कैसे पूरे भारतवर्ष में, उत्तरी पश्चिमी पूरे भारतवर्ष में गुर्जर प्रतिहारों का नाम हमें जगह जगह सुनाई देने लगा था। उन सारे विषयों की हम यहाँ पर बात करेंगे। नागभट्ट प्रथम की चर्चा करेंगे। नागभट्ट प्रथम लोकप्रिय शासक है, और जो भी आपके राजस्थान का इतिहास पढ़ता है विद्यार्थी वो भली बात से परिचित है। 730 से लेकर 756 और कुछ किताबों में आपके 760 ईस्वी सन भी आता है। तारीखें आजकल तो कोई पूछता नहीं है, ये कोई 10-12 साल पहले की बातें होती थी जब शासकों की जो शासन काल है उनसे जुड़ी हुई आपकी तारीखें पूछ लेते थे। आजकल तो वैसा कुछ फॉर्मेट बनता नहीं है, आपके तारीखें पूछी भी नहीं जाती। ज्यादा से ज्यादा आपके शासकों के क्रम जरूर पूछ लेते हैं कि पहले कौन बने बाद में कौन बने, 3-4 शासकों के नाम दे देंगे आपसे और फिर उनका सही क्रम आपसे पूछ लेंगे, उतना हो सकता है। लेकिन उससे अधिक शासकों की तारीखों से जुड़े कोई सवाल है मुझे नहीं लगता कि अब वर्तमान में ऐसा संभव है जिस प्रकार से बोर्ड और आरपीसी एग्जाम ले रही है, और भविष्य में भी कहीं संभावना भी दिखाई नहीं देती है। नागभट्ट प्रथम के अगर हम सामान्य परिचय की बात करने पहले कि किस प्रकार से ये आपके शासक हुए हैं और कौन कौन से उन्होंने उपाधियां ली है और क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण शासक बने हैं।
सामान्य इनके परिचय की बात करेंगे तो हमने कालक्रम तो इनका देख लिया है। जालोर, अवंती और जो आपके उज्जैन है, माफ कीजिए कन्नौज, जालोर और अवंती। अवंती ही एक प्रकार से उज्जैन है आपकी, क्योंकि अवंती ही जो जनपद है उसकी एक राजधानी थी उज्जैन आपके, और इसके बाद में कन्नौज। इन शाखा के जो संस्थापक है वो इन्हें मान लिया गया है, और इन शाखाओं की जो वंशावली है, इन वंशावली का प्रारंभ विद्यार्थी आपके नागभट्ट प्रथम से ही मान लिया गया है। तो ये दो बात आप ध्यान रखेंगे कि एक लोकप्रिय सवाल तो यही होता है कि जालोर या भीलमाल शाखा के संस्थापक कौन है, तो हम सब उसको कहते हैं कि इस शाखा के संस्थापक आपके नागभट्ट प्रथम है। लेकिन एक बात और ध्यान रखेंगे कि जालोर या फिर आपके जो भीलमाल शाखा है उसके जो वास्तविक संस्थापक है वो नागभट्ट प्रथम को नहीं माना जाता है, वो आपके जो आगे आएंगे शासक वत्सराज उनको माना गया। तो एक तो संस्थापक हो गए, एक आपके वास्तविक संस्थापक हो गए। अब वास्तविक संस्थापक वत्सराज को क्यों माना गया है, तो जब हम वत्सराज के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर इस चीज को हम डिटेल से पढ़ेंगे, हम कैसे प्रमाण भी रखेंगे जहां से भी बात समझ पाएंगे कि भले संस्थापक का जो आपके भूमिका है नागभट्ट प्रथम निभाई है, लेकिन वास्तविक संस्थापक के रूप में जो चर्चित रहे हैं वे और कोई नहीं बल्कि आपके वत्सराज ही है। लेकिन हम यहाँ संस्थापक की बात करें तो हमारा उत्तर यहाँ से क्लियर हो जाएगा। एक और बात आप ध्यान रखेंगे जिसकी हमने बात कर ली है, जो अवंती है, इस अवंती को राजधानी बनाने वाला काम भी विद्यार्थी आपके नागभट्ट प्रथम ने किया है। ये भी बात थोड़ी सी आप ध्यान रख लेना। इसके बाद में जो नागभट्ट प्रथम है इनका दरबार नागौर लोक का दरबार कहलाता था। बड़ा ही लोकप्रिय सवाल है नागौर लोक का दरबार। तो नागौर लोक का दरबार जिस शासक के बारे में कहा गया है, जिस शासक का दरबार माना गया था वो आपके नागभट्ट प्रथम ही है। और जो ग्वालियर प्रशस्ति मीर भोज की प्रशस्ति मतलब हो गया, देखिए विद्यार्थियों कई ऐसे स्तंभ होते हैं, कई ऐसे मान लीजिए आपके पत्थर होते हैं, शिलाई होती है, कई ऐसे गुफाएं होते हैं, कई ऐसे ताम्र पत्थर होते हैं, कई ऐसी मूर्तियां होती हैं जिन पर कुछ बातें लिखी हुई होती है, जिन पर कुछ सूचनाएं लिखी हुई होती है जो हमें ऐतिहासिक जानकारी देती है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होती है। उन सभी बातों को, उन सभी लेखों को हम अभिलेख बोलते हैं। जैसे अगर मान लीजिए शिला पर लिखा गया तो शिलालेख हो गया, अगर वो स्तंभ पर लिखा गया तो स्तंभ लेख हो गया, अगर वो मूर्ति पर लिखा गया तो वो मूर्ति लेख हो गया, अगर गुफा पर लिखा गया तो वो गुहा लेख हो गया, अगर वो ताम्रपत्र पर लिखा गया तो ताम्रपत्र अभिलेख हो गया। अगर किसी अभिलेख में चाहे वो स्तंभ लेख हो, चाहे वो मूर्ति लेख हो, चाहे वो आपके शिलालेख हो, उनमें किसी राजाओं की प्रशंसा की जाती है, किसी शासक की उपलब्धियों को गुणगान किया जाता है, तो फिर हम उस अभिलेख को प्रशस्ति बोल देते हैं। जैसे जो आपके प्रयाग प्रशस्ति है, जो आपके इलाहाबाद स्तंभ लेख है, जिस पर हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त की प्रशंसा की गई, इसीलिए हम इसको प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जानते हैं। ठीक वैसे ही जो ग्वालियर प्रशस्ति है उसका संबंध विद्यार्थियों जो भीलमाल शाखा के जो गुर्जर प्रतिहार शासक हैं मीर भोज उनसे है। और जो ग्वालियर प्रशस्ति है उस ग्वालियर प्रशस्ति में तो नागभट्ट प्रथम है, जो ग्वालियर प्रशस्ति है उससे ग्वालियर प्रशस्ति में जो आपके ये नागभट्ट प्रथम है, इनको आपके विद्यार्थियों एक प्रकार से नारायण और मलेच्छों का नाशक कहा गया है। तो मलेच्छों का नाशक क्या होता है आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो नारायण की एक प्रकार की उपाधि है या फिर जो आपके जो मलेच्छों के नाशक हैं, ये दोनों जो आपके उपाधि है नागभट्ट प्रथम की है और उनका जिक्र आपके ग्वालियर प्रशस्ति में दिखाई देता है। हालांकि और भी इनकी कई सारी उपाधि में दिखाई देती है, जिसे हमने पढ़ा था राम का प्रतिहार, मेघनाद की युद्ध का अवरोधक, नारायण के अवतार, क्षत्रिय ब्राह्मण और इंद्र का जो गर्व है, जो घमंड है, उसको नष्ट करने वाले जो शासक हैं, ये सारी सारी उपाधियां भी हमें नागभट्ट प्रथम की ही दिखाई देती है। कई सारी उपाधि है और लगभग इन सारी उपाधि सवाल आपके पूछे जा चुके हैं और आगे भी संभावना इनसे बनी रहेगी। तो ये तो विद्यार्थी इनकी सामान्य सी बातें हैं। फिर इनकी बात करते हैं विजय अभियान की। इन्होंने कौन कौन से क्षेत्रों को आपके जीता है। तो इनके विजय अभियान की अगर हम चर्चा करेंगे विद्यार्थियों तो यहाँ पर तीन बातें निकल कर आती है। एक तो जो विद्यार्थी इनका संघर्ष हुआ था वो चावड़ से हुआ था, एक इनका जो संघर्ष हुआ है विद्यार्थी वो मलेच्छों से हुआ था। मलेच्छ बोल दीजिए या फिर आपके अरबी सेना बोल दीजिए, अरब क्षेत्र बोल दीजिए। और एक इनका कुछ विद्वान आपके मानते हैं कि एक इनका संघर्ष कुछ समय के लिए राष्ट्रकूटों से भी हुआ था, उसकी बात करेंगे। तो तीन बात हमें नजर आ रही है। सबसे पहले अगर हम चावड़ों की बात करेंगे तो बिल्कुल सरल है कि जब चावड़ों पर आपके अरबी हमले हुए थे तो उस समय चावड़ वंश के शासक जो आपके एक प्रकार से शक्तिहीन हो गए थे और उसके पश्चात आपके चावड़ों पर आपके नागभट्ट प्रथम हमला किया है और भीलमाल को जीता है और इस प्रकार से भीलमाल के अंतर्गत गुर्जर प्रतिहार वंश के आपका प्रारंभ हो गया। तो ये तो बिल्कुल सामान्य सी बात है और इसके बारे में हमने पढ़ भी लिया है। अब दूसरा विद्यार्थियों अरब क्षेत्र के आपके आक्रमणकारियों को हराना। यहाँ पर विद्यार्थी दो बात आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले मलेच्छ क्या होता है।
वैसे तो इस बात का जिक्र हम जब राष्ट्रीय स्तर के इतिहास पढ़ेंगे तो वहां और करेंगे, लेकिन जो विद्यार्थी जो हमारे भारतीय के जो आपके संस्कृत भाषा के जो ग्रंथ है, उन ग्रंथों में ऐसे विदेशी लोग या फिर ऐसे लोग जो आर्य संस्कृति को स्वीकार नहीं करते, एक तरह से भारतीय संस्कृति को स्वीकार नहीं करते हैं, वेदों की जो आपकी स्थिति है उनको स्वीकार नहीं करते, उनकी प्रामाणिकता में विश्वास नहीं करते हैं, एक स्पष्ट भाषा बोलते हैं, असभ्य तरीके से रहते हैं, उनके लिए जो एक प्रकार का एक नकारात्मक शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है विद्यार्थी आपके म्लेच्छ। मोटे मोटे रूप से हम म्लेच्छ शब्द इस्तेमाल करते हैं तो हम ये मानते हैं कि ये आर्य संस्कृति के नहीं है, ये भारतीय संस्कृति के नहीं है, असभ्य है और विदेशी है, और उनके लिए विद्यार्थी म्लेच्छ शब्द का इस्तेमाल कर लिया गया है। यहाँ पर विद्यार्थी शब्द सिंध क्षेत्र से आने वाले जो बिलोच हैं उनके लिए भी किया गया है, और जो आपके अरब क्षेत्र से आने वाले जो अरबी आक्रमणकारी हैं उनके लिए भी किया गया है, क्योंकि दोनों विदेशी हैं तो इन दोनों के लिए भी यहाँ पर म्लेच्छ शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और इनके आक्रमणों को एक प्रकार से रोकने का काम, उनको असफल करने का काम जिस शासक ने की है विद्यार्थी वो है नागभट्ट प्रथम। इसीलिए नागभट्ट प्रथम ने क्योंकि म्लेच्छ आक्रमण को रोका है, इसलिए ग्वालियर प्रशस्ति में इनको म्लेच्छ का नाशक कह दिया गया है। तो बच्चे रटते हैं कि बार म्लेच्छ नाशक करते रहते हैं, लेकिन इसमें कोई रटने वाली बात तो मुझे दिखाई नहीं दे रही है। इस प्रकार के जो हमले हुए हैं उनको रोका है, उनके अवरोधक का काम किया है। एक प्रकार से जो विदेशी आक्रमणकारी हैं उनसे उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा की है, प्रतिहार की भूमिका निभाई, इसलिए भी तो गुर्जरों के नाम के पीछे प्रतिहार शब्द लगाया जाता है। तो यहाँ पर हमें बात एक ध्यान रखनी है, ये बात तो विद्यार्थियों गाइड तक सीमित हो गई, हमने पढ़ लिया, लेकिन इतिहास अगर आप समझना चाहते हैं, उसको अगर अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं, लंबे समय तक उसको ध्यान में रखना चाहते हैं, तो हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उन्होंने सिंध के बिलोचों को परास्त किया है, अरबों को परास्त किया है, तो इसके पीछे हमारे पास प्रमाण क्या है? हम कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने हराया है? भाई इतिहास का अध्ययन करने के लिए हमें स्रोतों की आवश्यकता पड़ती है। बिना स्रोतों के, चाहे वो बिना आपके प्रमाणों के, बिना साक्ष्यों के, चाहे वो ऐतिहासिक हो, मान लीजिए चाहे वो अभिलेखी हो, चाहे फिर साहित्यिक हो, कैसे भी हो, प्रमाण तो होने चाहिए। बिना प्रमाणों का आपकी बात आपके नहीं की जा सकती। और यहाँ पर विद्यार्थी जो प्रमाण है उनकी हम बात करेंगे थोड़ा सा। जैसे एक अरबी लेखक थे विद्यार्थियों, अल बिलादुरी। अल बिलादुरी अरबी लेखक हैं और ये जिक्र करते हैं, ये उस समय के आपके रहे होंगे आपके साथ, आपके एक प्रकार से। तो अरबी लेखक है, उन्होंने कहा था कि जो खलीफा हासम है, खलीफा हासम के सेनापति ने अनेक क्षेत्रों को जीता है, लेकिन वो उज्जैन के क्षेत्र को नहीं जीत पाया। ये बात अल बिलादुरी कहता है। जो खलीफा हासिम है और खलीफा जो हासिम के सेनापति ने कई क्षेत्रों को जीता है, लेकिन वे उज्जैन के क्षेत्र को नहीं जीत पाया। इस प्रकार से अल बिलादुरी ये बात कहना चाहता है कि उज्जैन के जो प्रतिहार वंश के शासक है उनको, ये जो अरब आक्रमणकारी है, ये सिंध आक्रमणकारी है, जो ये विदेशी आक्रमणकारी है, ये आके जीत नहीं पाए। तो अल बिलादुरी की इस कथन से ये बात स्पष्ट हो गई है कि जब अरब आक्रमण हुए थे तो उस समय प्रतिहार वंश के राजा ही जीते हैं और अरब आक्रमणकारी आपके परास्त हुए। फिर विद्यार्थियों अगर मैं दूसरी बात करूंगा यहाँ पर, तो गुजरात के अंदर हमें एक अभिलेख मिलता है, नवसारी अभिलेख। नवसारी बोल दीजिए, फिर आपके नवसारी बोल दीजिए, गुजरात में ही है नवसारी लेख। और ये नवसारी लेख विद्यार्थियों गुजरात में। इसमें विद्यार्थियों एक बात कही गई है, इसमें विद्यार्थियों जो भी भारतीय शासक के आसपास शासक जो अरबों से पराजित हुए हैं, उन सभी शासकों की नामों की एक सूची दी गई है, पर उस सूची में विद्यार्थियों गुर्जर प्रतिहार शासक का नाम नहीं। तो इसमें नवसारी लेख में पराजित शासकों के नाम है, लेकिन इसके अंतर्गत जो प्रतिहार वंश के शासक का नाम नहीं है। यह बात स्पष्ट हो गई है कि अगर पराजित होते गुर्जर प्रतिहार के शासक तो उनका भी नाम इस नवसारी या नवसारी अभिलेख में होता, लेकिन है नहीं। तो ये एक बात, एक हमारी जो बात है वो एकदम और आगे बढ़ी है सकारात्मक दृष्टिकोण से कि भाई अरबी आक्रमण में गुर्जर प्रतिहार के शासक निश्चित रूप से आपके जीते हैं। और अरब आक्रांता, मोटे मोटे रूप से विद्वान ये कहते हैं वो अरब आक्रांता के शासक का नाम जुनैद था और वो निश्चित रूप से आपके पराजित हुए। इसके बाद में इसी प्रमाण में तीसरी बात आती है विद्यार्थी आपके हंसोट लेख। यह भी विद्यार्थी आपके गुजरात का ही है। और इसमें एक बात पता चलती है विद्यार्थियों कि जो आपके बड़ौच है उसके आसपास में अरब सत्ता थी, और इसे बड़ौच के आसपास में जो अरब सत्ता है उसको परास्त करने का काम विद्यार्थियों नागभट्ट प्रथम ने किया था। और बड़ौच पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए वहां पर एक चौहान शासक वृत्रभट्ट सेकंड, उसको अपना आपके सेनापति बनाया, सामंत बनाया, वृत्रभट्ट सेकंड को। और ये वृत्रभट्ट सेकंड किस वंश के थे विद्यार्थियों? आपके चौहान वंश के थे।
तो हसोट लेख ये बात कह रहा है कि बड़ौच के अंतर्गत, गुजरात के अंतर्गत जो आपकी अरब सत्ता मौजूद थी, उस अरब सत्ता को समाप्त करने का काम जिस शासक ने किया है, वो शासक और कोई नहीं विद्यार्थी आपके नागभट्ट प्रथम है। और न केवल वहां पर उन्होंने इस सत्ता का आपके अंत किया है, बल्कि एक कदम आगे जाकर हम देखते हैं कि इस सत्ता का अंत करने के बाद में वहां पर चौहान वंश के राजा वृत्रवट सेकंड को अपने सामंत के रूप में नियुक्त किया। तो अब हम ये बात देख रहे हैं आपके, तो एक तो हो गई विद्यार्थियों आपकी अल बिलादुरी का कथन, नौसारी अभिलेख, हासोट अभिलेख, और एक जो चौथा हमने देख लिया है विद्यार्थी, चौथा प्रमाण यहाँ पर हमें ये मिल जाता है ग्वालियर प्रशस्ति, क्योंकि ग्वालियर प्रशस्ति सीधे आपके नागभट्ट प्रथम को मलेच्छु का नाशक कहता है। तो यहाँ पर मलेच्छ का मतलब आपके जो सिंध आक्रमणकारी हैं, अरब आक्रमणकारी हैं, उनके लिए ही ये मले शब्द इस्तेमाल किया है। और उसके नाशक के रूप में, इनके दमन के रूप में जिस राजा को याद किया जा रहा है वो और कोई नहीं विद्यार्थियों आपके नागभट्ट प्रथम। इस प्रकार से जो कुछ आपके संकेत है, ये संकेत निश्चित रूप से ये बात करते हैं विद्यार्थियों कि जो आपके एक प्रकार से परास्त करने का काम जिन्होंने किया है अरब आक्रांताओं को, वे और कोई नहीं विद्यार्थियों आपके नागभट्ट प्रथम ही है। तो हमने ये सारे प्रमाण देख लिए, लेकिन देखो विद्यार्थी थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखेंगे जो हासोट लेख है ना, इस हासोट लेख से एक दो बातें और क्लियर होती है। कैसे? एक तो ये पता लग रहा है कि जो चौहान वंश के राजा हैं, ये प्रारंभ में जो प्रतिहार वंश के राजा हैं उनके सामंत है। ये बात इनसे हमें मिल जाती है। चौहान प्रारंभ में आपके गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, क्योंकि बड़ौच को जीतने के बाद में प्रतिहार वंश के राजा ने वृत्रवट सेकंड चौहान को अपना सामंत बनाया था। तो चौहान अधीनस्थ की भूमिका में आपके गुर्जर प्रतिहारों, एक इस बात की पुष्टि होगी इस लेख से कि हासोट लेख से कि प्रतिहारों ने बड़ौच के अंतर्गत अरब आक्रमणकारी को परास्त किया। और एक बात और प्रमाण हो गई कि बड़ौच क्षेत्र को जीतने का काम भी विद्यार्थियों कहीं न कहीं आपके नागभट्ट प्रथम ने किया है, प्रतिहार शासकों ने किया। तो ये हासोट लेख हमारे लिए प्रतिहारों के संबंध में जानकारी देने के लिए महत्वपूर्ण है। तो अल बिलादुरी, नौसारी लेख, हासोट लेख और ग्वालियर प्रशस्ति ये आपके प्रमाणित करते हैं कि मलेच्छु को हराने वाला और कोई नहीं, नागभट्ट प्रथम है सबसे पहले, और इसीलिए उनको मलेच्छु का आपके नाशक कह दिया गया है। इस प्रकार से ये भी विजय पुष्ट हो गई। एक इनका संघर्ष कहते हैं विद्यार्थियों राष्ट्रकूटों से हुआ है। कैसे? राष्ट्रकूटों में एक शासक हुए थे विद्यार्थियों आपके अमोघवर्ष, उनके 871 ईस्वी सन का एक आपके ताम्रपत्र अभिलेख है, संजन ताम्रपत्र अभिलेख। संजन ताम्रपत्र अभिलेख गुजरात में है और ये अमोघवर्ष का है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, हालांकि हम इसके बारे में पहले बात कर चुके थे। तो जो संजन ताम्रपत्र लेख है, संजन ताम्रपत्र लेख अमोघवर्ष का है, राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष का। और इस संजन ताम्रपत्र लेख में बात कही गई है कि राष्ट्रकूटों के पूर्व शासक थे जिनका नाम था दंती दुर्ग है, और दंती दुर्ग ने उज्जैन क्षेत्र को जीतकर वहां पर एक हिरण्य गर्भ यज्ञ किया था, और उस यज्ञ की सुरक्षा के लिए एक प्रतिहार वंश के राजा को प्रतिहार के रूप में नियुक्त किया, और वो राजा और कोई नहीं था बल्कि आपके नागभट्ट प्रथम ही था। तो यहां पर देखेंगे कि दंती दुर्ग एक यज्ञ कर रहा है। इस ताम्रपत्र के अनुसार दंती दुर्ग एक यज्ञ कर रहा है, और इस दंती दुर्ग ने यज्ञ करते हुए उस यज्ञ की रक्षा की जिम्मेदारी, प्रतिहारी की जिम्मेदारी नागभट्ट प्रथम को दी थी। इससे एक बार पता लगेगा कि इस लेख से कि कहीं न कहीं राष्ट्रकूटों और नागभट्ट प्रथम बीच में कोई संघर्ष जरूर हुआ होगा, और उस संघर्ष में एक तरीके से प्रतिहार वंश के राजा पराजित हुआ है और एक अधीनस्थ की भूमिका में कुछ समय के लिए उज्जैन में रहे हैं। ये बात इस अभिलेख से आपकी पुष्ट हो जाती है। हालांकि जो समनगढ़ अभिलेख है महाराष्ट्र का, समनगढ़ अभिलेख है, और इसके बाद में जो एलोरा गुफा अभिलेख है, एलोरा गुहा लेख, उनसे भी ये बात स्पष्ट हो जाती है विद्यार्थियों के। दंती दुर्ग ने जब कन्नौज उज्जैन में हिरण्य गर्भ यज्ञ किया था, उस यज्ञ की प्रतिहार की जो भूमिका निभाने का दायित्व है जिसको दिया है विद्यार्थियों आपके, एक प्रतिहार राजा ही था। और अधिकांश विद्वान इस बात पर सहमति की प्रतिहार राजा और कोई नहीं, ये आपके नागभट्ट प्रथम है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो ये आपके राष्ट्रकूटों से भी उनका संघर्ष हुआ, हालांकि वो उसमें सफल नहीं हो पाए हैं और पराजित हुए हैं। संजन ताम्रपत्र अभिलेख, समनगढ़ लेख और एलोरा गुफा लेख इस बात की जिक्र कर देते हैं। समनगढ़ अभिलेख महाराष्ट्र का है और संजन ताम्रपत्र लेख गुजरात का है, और एलोरा भी आपके महाराष्ट्र में है। हालांकि ऐसे नाम नहीं पूछते, लेकिन एक डिटेल पता होनी चाहिए। और ये हमने बात कर लिए। अब विद्यार्थियों को ऐसा पढ़ने से फायदा क्या है? मैं कई बार जब पहले पढ़ाते थे हम, तो कुछ बच्चे होते थे वो रटते थे ऐसे, गुर्जर प्रतिहारों की जानकारी देने वाले कौन कौन से अभिलेख है वो ऐसे रटते थे। तो मुझे नहीं लगता वहां रटने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ आप देखेंगे कि नौसारी लेख भी गुर्जर प्रतिहारों की जानकारी दे रहे हैं।
हासोट लेख भी गुर्जर प्रत्याहार की जानकारी दे रहा है, ग्वालियर प्रशस्ति भी गुर्जर प्रत्याहार की जानकारी दे रहे हैं, संजन ताम्र पत्र से जानकारी मिल रही है, समनगढ़ से जानकारी मिल रही है, एलोरा से जानकारी मिल रही है। तो केवल अभिलेख नहीं पढ़े, जब किसी राजा के बारे में पढ़े, उनकी उपलब्धि के बारे में पढ़े, उनके एक प्रकार से आप गतिविधि के बारे में पढ़े, तो उन गतिविधियों को पुष्ट करने के लिए कोई ना कोई साक्ष्य होने चाहिए। वो साक्ष्य अभिलेख भी हो सकते हैं और साहित्यिक भी हो सकते हैं, तो उनको वही पढ़ लें, तो चीजें अच्छी तरीके से आपसे कनेक्ट हो जाएगी, एक दूसरे से जुड़ जाएगी, और फिर आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी उंगलियों में कि किन किन चीजों से जानकारी मिलती है। एक बच्चे को भी रटते हैं कि चौहान प्रारंभ में किसके आपके सामंत थे, तो बच्चे रटते हैं गुर्जर प्रत्याहार, उसको भी रटने की जरूरत नहीं है। जब आप हासोट लेख पढ़ते हो तो गुजरात के संदर्भ में जो गतिविधि हुई है हमने देखी है, और उस गतिविधि से एक बात प्रमाणित हो जाती है कि चौहान शासक वृत्रपट सेकंड आपके प्रत्याहारों के सामंत थे। तो इस प्रकार से नागभट्ट प्रथम ने इस प्रकार के सैनिक अभियान किए हैं, कुछ में उनको परास्त हुए हैं, वो कुछ में वो आपके सफल भी हुए हैं। नागभट्ट प्रथम निश्चित रूप से आपके प्रतिहारों के एक विश्वसनीय और आपके महान शासकों में गिने जाएंगे, और उन्होंने अपनी उपलब्धियों से न केवल आपके अपने वंश का बल्कि उस समय के जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो राजपूताना के भाग है उसको निश्चित रूप से समृद्धि के स्तर पर लेकर गए हैं, इसीलिए हम इनका अध्ययन करते हैं। इनके बाद विद्यार्थियों जिनके भतीजे थे ककुस्थ, इनके बाद जो शासक बने हैं अगले शासक थे वो थे आपके ककुस्थ, ये आपके नागभट्ट प्रथम के भतीजे थे और ये शासक बने। कालक्रम में विशेष इनकी जानकारी नहीं मिलती है। ककुस्थ के बारे में एक बात कही जाती है कि जो ग्वालियर प्रशस्ति है उनमें अपने वंश का यश बढ़ाने वाला कहा गया है। ककुस्थ को वंश का यश बढ़ाने वाला कहा गया है, बढ़ाने वाला, और ये उपाधि और कहीं नहीं दी गई है, ग्वालियर प्रशस्ति में दी गई है। इस एक छोटी सी बात है, आप इसको देख लेना। और ककुस्थ के बाद में जो उनके भाई थे देवराज, वो शासक बने थे। तो ककुस्थ और ककुस्थ के बाद में जो शासक बने हैं उनका नाम है विद्यार्थियों आपके देवराज। तो इस प्रकार से पहले शासक नागभट्ट प्रथम हो गए, नागभट्ट प्रथम के बाद में ककुस्थ हो गए, और ककुस्थ के बाद में शासक हो गए आपकी देवराज। देवराज को वर अभिलेख में देव शक्ति या देव शक्ति कहा गया है, इनको देव शक्ति कहा गया है, ये आपके वरालेख में, ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखना। जो देवराज है उनकी पत्नी थी आपकी भूमिका देवी, और भूमिका देवी से जिस बच्चे का जन्म हुआ था, जिस बालक का जन्म हुआ था वो वत्सराज थे, और वही वत्सराज जिसने बाद में आगे चलकर 775 से लेकर 800 ईस्वी तक आपके शासन किया था। तो जो आपके देवराज है, और देवराज का विवाह हुआ था आपकी भूमिका देवी से, और इनसे जो उत्पन्न पुत्र था उसी का नाम था विद्यार्थी आपके वत्सराज। और यही वत्सराज है जो आपके गुर्जर प्रतिहार की जो भीनमाल शाखा है, उस भीनमाल शाखा के आपके वास्तविक संस्थापक आपके माने गए, जिन्होंने 775 से लेकर आपके 800 ईस्वी तक आपके शासन किया था। और वत्सराज के बारे में अगली कक्षा में चर्चा करेंगे डिटेल से। तो जो आज हमने पढ़ा है कि किस प्रकार से भीनमाल शाखा मंडोर शाखा से जुड़ी हुई है, कैसे वो भीनमाल आए और कैसे फिर वो आपके उज्जैन और आपके कन्नौज तक आपके फैले, और किस प्रकार से नागभट्ट प्रथम ने चावड़ों को परास्त किया, आपके विदेशी आक्रांताओं से उत्तरी पश्चिमी हमारी जो सीमा है, जो हमारे एक प्रकार क्षेत्र है, उसकी सुरक्षा की, उनको भारत में आगे बढ़ने से रोका, प्रतिहार की भूमिका निभाई, कैसे उनका संघर्ष राष्ट्रकूटों से हुआ है, और इन संघर्षों के पीछे कौन कौन साक्ष्य है, कौन कौन से प्रमाण है, वो हमने देखे। फिर कैसे आपके नागभट्ट प्रथम के बाद में उनके भतीजा आपके ककुस्थ शासक बना, और ककुस्थ के बाद में देवराज शासक बना, और देवराज के बाद में उनके पुत्र वत्सराज शासक बने, जो वास्तविक संस्थापक कहलाएंगे। अब इनके बारे में हम अगले क्लास में बात करेंगे। डिटेल से पढ़ने का प्रयास किया, समय जरूर लग रहा है हमें, लेकिन समय लगेगा भी आगे भी। पढ़ाई के साथ समझौता नहीं करेंगे, आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, समय कितना भी लगे, लेकिन एक बार ऐसा पढ़ लेंगे कि बार बार फिर कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी किताबों से पढ़े, वीडियो एक दो बार देख लें, और फिर किताबों से पढ़े अच्छी तरीके से। कोई बात हो तो उसको अपने नोट्स में जोड़ें, उसको आप अपडेट करें, चीज़ों को सही तरीके से समझें, बार बार देखें, बार बार समझें, चीज़ें और आपके लिए आसान होगी। अगली क्लास में हम वत्सराज के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।